हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड 2023 बैच के लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब रोज़ तांडव होगा क्योंकि एग्ज़ाम डेट को जो लेके आपको कन्फ्यूज़न था वो भी मैंने बता दिया। वो आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप जाके जरूर चेकआउट कीजिए। एग्ज़ाम डेट मैंने क्लियर कर दिया है और वही आपका एग्ज़ाम डेट रहने वाला है। उससे अगर इधर से उधर हुआ तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो मन में आए वो आपके कमेंट कर सकते हैं। साइंस प्लस जीके 8वां प्रैक्टिस सेट ये नहीं है, क्लास नंबर 8वां है। प्रैक्टिस सेट अगर देखा जाए तो ये लगभग हो जाएगा 16 और इधर से आपका लगभग नहीं भी हुआ तो ये 31वां मॉक टेस्ट होने वाला है आपका साइंस का। ओके, इससे बाहर कुछ भी नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं। लाइव 7 PM पे आपको रोज़ आ जाना है, आपको रहने वाला। और अब क्लास अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं इसको सोचूंगा कि अब साइंस का मैराथन अलग से लगाया जाए और जीके का एक मैराथन अलग से लगाया जाए, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्लास को लगाया जाए साइंस और जीके का अलग अलग मैराथन। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको यहीं पे मिलेगा। कोस्ट गार्ड मतलब परमजीत क्लासेस, मतलब परमजीत क्लासेस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। जाके चैनल पर विजिट कीजिए। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, टेलीग्राम पे ऐड हो जाए, क्योंकि अब आपको वो मटेरियल जो जो प्रोवाइड किया जाएगा उससे आप चूकिएगा नहीं और भटकिएगा नहीं। वो आपको पढ़ लेना है, वही आपका काम रामबाण की तरह करेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे साइंस प्लस जीके का 7 PM मतलब कि 7 PM, और यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं पहले जीके का प्रैक्टिस सेट। ओके, जक्की का प्रैक्टिस सेट 10 मतलब कि ऑलरेडी वहाँ पे 10 कराए रखा है। ये आपका 10वां मतलब कि यहाँ पे आपको लगभग मैं बताऊँ तो 4 10 मतलब कि 14 मतलब कि किसी तरह नहीं तो ये 24वां मार्क टेस्ट आपका होने वाला है, लगभग 24वां 25वां। ओके, तो सामान्य विज्ञान, इससे बाहर कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। जितना एक्स्ट्रा में बताया वो ज़रूर नोट कर लीजिएगा भाई साहब। अब चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी है और आने के फुल चांसेस है। तो जो भी क्वेश्चन आए आपको मन लगा के देखना है, उसको टिक करना है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको घबराना नहीं। और पंचायती राज किसका हिस्सा है आपको बताना है। एंड ऑप्शन आपके दे रखे हैं लोकसभा, जिला परिषद, विधानसभा एंड विधान परिषद। ओके, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? A, B, C एंड D, लोकसभा, जिला परिषद, विधान परिषद एंड विधानसभा एंड विधान परिषद। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, और आपको बताते चलना है। एक का A, B, C, D जो भी आंसर होगा सही वो आपको बताते चलना है, और लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि 5 में से मेरा कितना सही हुआ। ये 5 मैं को देखने को लगेगा, लेकिन मैं लगभग करा देता हूँ रोज़ 25 क्वेश्चन जीके का करा देता हूँ। ओके, तो वो ज़रूर एक्स्ट्रा में जो मैं बताता हूँ 20 हो वो ज़रूर नोट कर लिया करिए। ओके, तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, जो सॉरी पंचायती राज जो किसका हिस्सा है, तो पंचायती राज जो हिस्सा है भाई साहब वो है जिला परिषद का, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। भाई साहब एड्स दिवस कब मनाया जाता है वो बताना है, और जो आपका एड्स दिवस कब मनाया जाता है वो बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है 10 अगस्त, बी में दे रखा है 1 फरवरी, सी में दे रखा है 10 दिसंबर और डी में दे रखा है 1 दिसंबर। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर आखिर देता कौन है कि एड्स दिवस मनाया कब जाता है। ओके, तो चलिए राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 1 फरवरी, 10 दिसंबर, 10 अगस्त, 1 दिसंबर। चलिए तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, वो आपका हो जाएगा 1 दिसंबर। मतलब कि आपका एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये आपको याद करके रखना है, इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि इंपॉर्टेंट दिवस है पृथ्वी दिवस, आपसे पूछ सकता है और आया भी है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस जो भी मैं बोलूँगा वो नोट करते चलिएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, चलिए नोट करिए फटाफट। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है और आया भी है। ओके ओके, तो ये ज़रूर नोट करिए। ओके, उसके बाद है कि विश्व जल संरक्षण दिवस। ओके, विश्व जल संरक्षण दिवस नोट करिए। विश्व जल संरक्षण दिवस, तो ये आपका मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस। वो मनाया जाता है आपका कितने तारीख को, तो 22 मार्च को। नोट करिए 22 मार्च को। ओके, यह इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, भाला फेंक दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है। भाला फेंक दिवस, चलिए नोट जरूर कर लीजिएगा, इसका आपको आंसर बताना है भाला फेंक दिवस। विश्व कैंसर दिवस बताइए भाई साहब, जल्दी जल्दी बताइए। विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस आपका मनाया जाता है 4 फरवरी। नोट कर लीजिए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी। उसके बाद है आपका को मैं बता दूं अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल आपका जो है मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस।
ओके, तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है 21 फरवरी को। ओके, एक आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। लिखिएगा 28 फरवरी को। ओके, इम्पॉर्टेंट है तभी बता रहे हैं, ऐसे ही नहीं बता रहे। ओके, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थल सेना दिवस आपको याद होना चाहिए 15 जनवरी, राइट। थल सेना दिवस 15 जनवरी। हाँ, शहीद दिवस आपको याद रहना चाहिए, शहीद दिवस, शहीद दिवस आपको याद रहना चाहिए 30 जनवरी, राइट। 30 जनवरी शहीद दिवस। उसके बाद है एक और दिवस है 30 जनवरी, कुष्ठ निवारण दिवस। एक और है आपका 30 जनवरी सर्वोदय दिवस। 3 चीज़ें हैं 30 जनवरी को जो कि आपको याद करके रखना है। ओके, आपसे पूछ सकता है विश्व पर्यावरण दिवस। ओके, विश्व पर्यावरण दिवस। ओके, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, नोट करिए। जो इम्पोर्टेंट है वो बताते चल रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका जो मनाया जाता है वो है 5 जून को, नोट कर लीजिए। ओके, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक और चीज़ है आपका जो मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस, तो विश्व युवा दिवस मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। आप नोट कर सकते हैं 12 अगस्त को। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट थे। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट है तो आप लोग साथ साथ में जो एक्स्ट्रा में आपको मिले वो ज़रूर नोट करते चलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, और एक होता है विश्व हास्य दिवस। हास्य दिवस भी इम्पॉर्टेंट है। विश्व हास्य दिवस जो होता है, विश्व हास्य दिवस, वो आप नोट कर लीजिए। विश्व हास्य दिवस वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। ओके, तो नोट करिए। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 3 में दे रखा है कि भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय जाति आई, वो आपको बताना है। ओके, भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय लिखा है यहाँ पे, यूरोपीय जाति जो आई वो कौन सी आई वो आपको बताना। मतलब भारत में सीधा सीधा बोले तो कौन आए सबसे पहले। ऑप्शन ए में दे रखा है पुर्तगाली आए, बी में दे रखा है डच आए, सी में दे रखा है फ्रांसीसी आए, उसके बाद दे रखा है अंग्रेज आए। तो कौन आपको बताना है, देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो भारत में सबसे पहले जो आए थे वो कौन आए थे, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। और सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं जो सबसे पहले भारत में आए थे वो आए थे पुर्तगाली, जो कि ऑप्शन आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन आए थे, तो पुर्तगाली आपके जो थे वो सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे भारत में। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, कटक स्थान किस व्यक्ति से संबंधित है, मतलब कि कटक जो है वो किस व्यक्ति से संबंधित है स्थान, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, बी में दे रखा है सरदार पटेल से, सी में सुभाष चंद्र बोस और डी में दे रखा है महाराणा प्रताप से। तो किससे संबंधित हो आपको बताना है। चलिए राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं जो कटक संबंधित है, किससे संबंधित है, किस व्यक्ति से, तो वो है संबंधित सुभाष चंद्र बोस, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तो आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संबंधित है वो जीरादेई से, क्योंकि इनका जन्म स्थान जो हुआ था जीरादेई के रहने वाले हैं, जो कि बिहार सिवान में पड़ता है आपका, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें सरदार पटेल की, अगर सरदार पटेल की बात करें तो वो है वारदोली, ये है वारदोली से संबंधित। ओके, वारदोली। महाराणा प्रताप की बात कर ले तो महाराणा प्रताप जो संबंधित है वो कहाँ से संबंधित है, तो महाराणा प्रताप 2 जगहों से इनका नाम आता है, एक तो चित्तौड़ और दूसरा है हल्दी घाटी। चित्तौड़ और हल्दी घाटी। ओके, हल्दी घाटी, तो ज़रूर नोट करिएगा चित्तौड़ और हल्दी घाटी, ये 4 और चीज़ और भी है इम्पॉर्टेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आप जल्दी जो भी है, महात्मा गांधी कहाँ से रिलेटेड करेंगे, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी आपका है साबरमती से इनका संबंधित है, साबरमती। ओके, तो आपको नोट जरूर कर लेना है जो भी मैं बता रहा हूँ। अगर बात करें यहाँ पे महात्मा गांधी, एक तो आपका संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, एक तो संबंधित साबरमती और दूसरा एक जगह से और संबंधित है, वो है सेवाग्राम। तो आप नोट कर सकते हैं सेवाग्राम। ओके, ये इम्पॉर्टेंट था तो मैं सोचा आपको बताते चला जाए। और जैसे कि आपका मैं बात कर लूँ, जैसे आपके हैं गौतम बुद्ध, जैसे ये क्वेश्चन आया भी है आपके एग्जाम में, गौतम बुद्ध कहाँ से संबंधित है, सॉरी गौतम बुद्ध की बात कर ले तो गौतम बुद्ध संबंधित है लुम्बिनी, और लुम्बिनी आपका कहाँ पे पड़ता है वो बताइए। लुम्बिनी भाई साहब आपका नेपाल में पड़ता है। ओके,
तो ये आपको इंपॉर्टेंट था तो मैंने बता दिया। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये तो बता ही दिया, सुभाष चंद्र बोस। 5 पे चलेंगे, राइट। एंड 5 में दे रखा है कि चौक पूर्णा किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? प्रमुख लोक कला है किस राज्य की, आपको बताना है। ऑप्शन आपका दे रखा है राजस्थान का है, बी में दे रखा है उत्तर प्रदेश का है, सी में दे रखा है बिहार का और डी में दे रखा है महाराष्ट्र का। तो चलिए, चौक पूर्णा किस राज्य की प्रमुख कला है, सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, और इससे जो रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो बनेंगे जो कि आते हैं आपके एग्जाम में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए मैं ज़रूर आपको बता दूंगा यहीं पे। तो आप लोग जो एक्स्ट्रा बताया जाए वो ज़रूर नोट करते चलिएगा भाई साहब, अगर एग्ज़ाम सच में क्लियर करना है। तो चौक पूर्णा किस राज्य की प्रमुख लोक कला है, तो आपको बताना है। और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो चौक पूर्णा अगर बात करें तो चौक पूर्णा कहाँ से आ जाता है? तो चौक पूर्णा है आपका उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा की प्रमुख लोक कला है। उसी तरह अगर राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में दो चीज़ें हैं। एक तो आता है आपका मेहंदी लगाना, ये प्रमुख लोक कला है। मेहंदी वैसे सब लोग लगाते हैं, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट पूछा जाए कि प्रमुख लोक कला कहाँ की है, तो मेहंदी आपका राजस्थान का है। और एक होता है और है मांडना। ये थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा सुनने में, शायद आप लोग जानते भी नहीं, मेहंदी तो जानते होंगे। मांडना और मेहंदी दो चीज़ें हैं, म से स्टार्ट है। मांडना और मेहंदी ये दोनों ही राजस्थान में आपका इसको मनाया जाता है, प्रमुख लोक कला है एक, समझ लीजिए वहाँ का। उसी तरह चौक पूर्णा कहाँ का है? चौक पूरा जाता है उत्तर प्रदेश के। इसे भली भाली जानते होंगे जो उत्तर प्रदेश के होंगे, और जो राजस्थान के होंगे ये लोग ज़रूर जानते होंगे। अब मैं बात करूँगा और भी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको डिस्कस कर लूँ। जैसे कि आपका है, अगर बिहार की बात कर ले तो बिहार में भी इम्पोर्टेंट है। जैसे बिहार में लोग यहाँ पे गोदना बोलते हैं, बिहार में गोदना। और एक होता है ओहपन, ये प्रमुख लोक कला है, गोदना और ओहपन। ओके, तो ये नोट कर लीजिएगा। बिहार वाले लोग जो भी, मतलब नोट तो सभी लोग को करना है, लेकिन बिहार के लोग जो होंगे वो इसे जानते होंगे, राजस्थान वाले ये वाला जानते होंगे। तो सभी को मिला जुला के चलना है, तो सबको याद करना है। ओके, याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो फेमस है प्रमुख लोक कला है वो है रंगोली। नोट करिए भाई साहब, महाराष्ट्र में जो है वो है रंगोली। तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक और जगह से है, गुजरात से। तो गुजरात में आपको क्या लोक कला इम्पॉर्टेंट है और तो ज़रूर बताइए गुजरात में। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। गुजरात में आपका मनाया जाता है साथिया। ये मुझे भी नहीं पता किस तरीके का ये है, लेकिन साथिया है, मुझे इतना ध्यान है, आप ज़रूर नोट कर लीजिए। गुजरात से साथिया, राजस्थान में आपका मेहंदी आ गया, मांडना आ गया, उत्तर प्रदेश में आपका चौक पूर्णा, बिहार गोदना ओहपन, और साथिया गुजरात आपको याद करके रखना है, और महाराष्ट्र में रंगोली। ओके, तो चलिए 5 क्वेश्चन हुए। 5 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए वो आप बता दें। 4 सही है तो ठीक ठाक चल रहा है तैयारी, और 5 में से 5 अगर आपका सच में सही हो रहा है तो समझिए आपकी तैयारी जो चल रही है वो टॉप क्लास की चल रही है। आपको कोई रोकने वाला नहीं है आपकी बार मेरिट में आने से। ओके, तो चलिए आपकी बार चिल्का जाना ही जाना है। कौन कौन जाना चाहता है चिल्का भाई साहब, एक बार बताइए तो कॉमेंट करके। चिल्का जाने वाले कौन कौन है? 100% जो जाना चाहते हैं चिल्का में, या फिर टाइम पास कर रहे हैं वो अलग बात है। चिल्का जाना ही जाना है तो एक बार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल से जुड़े रहिएगा अगर सच में चिल्का जाना है तो। ओके, तो चलिए अब बात करेंगे कि आपका जो यहाँ पे बात करने वाले हैं साइंस वाला। ओके, साइंस वाला पेपर। तो साइंस वाला पेपर स्टार्ट करने से पहले एक बार शेयर कर दीजिए। साइंस प्रैक्टिस रोज तांडव, मतलब तांडव, और यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। भाई साहब 111 मतलब कि 16 दहाँ के 160 क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखा है। 160 16 मॉक टेस्ट में करा रखा है, और 111 मतलब कि 200 लगभग यहाँ पे 100 260 271वां क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। 280 आज कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, चलिए 280 आज कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन। हार्मोन का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है मेटाबॉलिक कार्य के लिए, बी में दे रखा है रोगों से बचाव के लिए, सी में दे रखा है ऊर्जा उत्पादन के लिए, और डी में दे रखा है पाचन व पुनः उत्पादन के लिए। तो राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है कि हार्मोन का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है आपको बताना है। हार्मोन का उपयोग किया जाता है मेटाबॉलिक कार्य के लिए, रोगों से बचाव के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए, पाचन व पुनः उत्पादन के लिए। तो सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन देता है। और जो भी लाइक नहीं किए हैं लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा हो सेशन तो चलिए मैं बता दूं, हार्मोन का जो उपयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है भाई साहब मेटाबॉलिक कार्य के लिए, जो कि ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12, मतलब कि 2 नंबर क्वेश्चन पे। डीएनए कहाँ मौजूद होता है वो आपको बताना है। डीएनए
कहाँ मौजूद होता है? ऑप्शन ए में दे रखा है आरएनए में, बी में दे रखा है न्यूक्लियस, सी में दे रखा है प्लाज्मा और डी में दे रखा है न्यूक्लिक एसिड। तो आपको बताना है डीएनए कहाँ मौजूद होता है। और सबसे पहले देखते हैं राइट आंसर कौन देता है कि डीएनए आखिर मौजूद कहाँ होता है। ओके, तो डीएनए कहाँ मौजूद होता है? आरएनए, न्यूक्लियस, प्लाज्मा, न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन देता है। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ इसका डीएनए कहाँ मौजूद होता है। तो डीएनए मौजूद होता है न्यूक्लियस। और बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ऑप्शन क्यों नहीं देख, मतलब हम लोग का चैट क्यों नहीं देखते हैं। तो चैट देखेंगे तो भाई साहब आपको यही क्लास अगर मैं 25 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ तो चैट देख के आपका रिप्लाई करूँगा तो यही क्लास आपका समाप्त होगा 1 घंटे में, 1 आवर लगेगा। तो आप यही बता दीजिए कि मैं चैट का रिप्लाई दूँ या फिर आप लोग के क्लास को इसी तरह कंटिन्यू। चैट का रिप्लाई देंगे तो 1 घंटा में ये आपके 10 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन करा पाऊँगा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरीके से पढ़ाना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे हैं जो 10 क्वेश्चन कराते हैं और 1 घंटा समय बिताते हैं, अच्छा खासा बच्चे भी बने रहते हैं और उनको अच्छा भी लगता है। तो मुझे उस टाइप का अच्छा नहीं लगता, बाकी आपकी मर्ज़ी। डीएनए कहाँ मौजूद होता है? तो आपको मौजूद होता है न्यूक्लियस में, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? आपको बताना है, मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे। तो न्यूट्रॉन की खोज ऑप्शन ए में दे रखा है बोहर, रदरफोर्ड, चैडविक, समरफील्ड। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलिए, मेरे ख्याल से ये तो जानते होंगे कि किसने की। अब ये भी बता दीजिए कि कब हुआ था, किसने की और कब। चलिए, तो कब मैं भी बताऊंगा और इसका आंसर राइट होगा। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, जेम्स चैडविक जिसे बोलेंगे। और कब किया था? कब किया था भाई साहब? तो कब किया था? तो 1931 में आपका जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिक में स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद अगर बात कर ले तो और न्यूट्रॉन तो हो गया। अगर बात करें प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का किसने खोज किया? तो प्रोटॉन का खोज किया रदरफोर्ड ने। लिख लीजिए भाई साहब, न्यूट्रॉन ने चैडविक, प्रोटॉन ने यहाँ पे हो जाएगा रदरफोर्ड। और उसके बाद बात कर ले आपका न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। किसने की? जे थॉमसन ने। कब किया था? 1897 में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। आप लिख सकते हैं तीनों, कोई भी हो सकता है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले, तो आप मिस ना करें। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि आपका पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है। आपको बताना है पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन ए में दे रखा है, ये मैं आपको ऑप्शन ठीक से लिख देता हूँ। ये दे रखा है KCl2। ओके, ये दे रखा है PCl, ये तो ठीक है, PCl ठीक है। ये दे रखा है KC, ये कैपिटल ये C और L। उसके बाद दे रखा है K2Cl। चलिए, अब आपको राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर आखिर होगा क्या। तो मैं आपको बता दूं, जो इसका राइट आंसर होगा पोटासियम क्लोराइड। पोटासियम को मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे क्लोराइड का अगर जानते होंगे Cl बोल देंगे तो वो ठीक है, वो तो ठीक है, सब में Cl है। लेकिन बहुत सारे बच्चे पोटासियम का P से डिनोट करके और B ऑप्शन टिक कर देंगे, बट ये गलत हो जाएगा। आपको जो राइट आंसर होने वाला है पोटासियम क्लोराइड। पोटासियम का जो सिंबल माना जाता है पोटासियम का, तो P नहीं होता है, वो होता है K। और KC आपका जो L जो दे रखा है ऑप्शन C वाला, ये आपका पोटासियम क्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा। तो C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है सामान्य मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, वो आपको बताना है। जो नॉर्मल मैन होते हैं, आदमी होते, मनुष्य होते हैं, आदमी की मतलब मनुष्य होते हैं, उसकी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है 36, बी में दे रखा है 46, सी में दे रखा है 48 और डी में दे रखा है 47। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। सामान्य मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 36, 46, 48, 47। और सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन बताता है। ओके, चलिए कौन बताता है देखते हैं सबसे पहले। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 46, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 मान लीजिए इसे, या फिर 16 मानिए, 116 मानिए, ओके, या फिर 276 मानिए। ओके, अपमार्जक क्या होते हैं वो आपको बताना है। और ऑप्शन आपका दे रखा है निर्मलक, सोडा, साबुन या फिर उत्प्रेरक। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन बताता है कि अपमार्जक आखिर होते क्या हैं,
क्या होते हैं भाई साहब? सबसे पहले कौन बताता है आंसर इसका, और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। और निर्मलक, सोडा, साबुन या फिर उत्प्रेरक। तो मैं आपको बता दूं अपमार्जक क्या होते हैं। तो चलिए इसका आंसर, राइट आंसर कौन देगा? राइट आंसर कौन देगा? इसका आंसर आपको HW में खोज खास के निकाल के लाना है कि अपमार्जक क्या होते हैं। निर्मलक होते हैं, सोडा होते हैं, साबुन होते हैं या फिर उत्प्रेरक होते हैं। ओके, एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 मतलब कि 7वां 277 नंबर क्वेश्चन। मरीचिका, मृग मरीचिका आपने सुना होगा, फिजिक्स जो भाई पढ़ते होंगे उनको ज़रूर पता होगा। और कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल में पढ़ने वाले हैं। मृग मरीचिका होने का मुख्य कारण क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है प्रकाश विश्लेषण, बी में दे रखा है प्रकाश अपवर्तन, सी में दे रखा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, और डी में आप इनमें से कोई नहीं, या फिर लिख लीजिए प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन भी आप लिख सकते हैं। चलिए बताइए, प्रकाश का विश्लेषण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, डी में दे रखा है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विश्लेषण। चलिए तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर मेरे ख्याल से सभी लोग को बताना चाहिए। फेमस क्वेश्चन है, कई बार NDA में भी आया है, एयरफोर्स में भी आया है, नेवी में भी आया है, और कोस्ट गार्ड में आप हो सके तो अब की बार लगा लीजिएगा इसको। ICG के लिए स्पेशल हो जाएगा ये। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब ऑफलाइन होता था एग्ज़ाम कोस्ट गार्ड का तो वो ज़रूर इसमें आता था, ICG में आया है। ओके, ऑफलाइन वाले में। चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे 18 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 18 में आखिर दे क्या रखा है? तो चलिए दे रखा है, सूर्य से उत्पन्न हो रही बृहत प्रमाण की ऊर्जा का क्या कारण है? सूर्य जो उत्पन्न हो रहे बृहत प्रमाण की जो ऊर्जा इतनी ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, किसका कारण क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है नाभिकीय विखंडन, बी में दे रखा है नाभिकीय संलयन, सी में दे रखा है नाभिकीय अभिक्रियाएं, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं राइट आंसर कौन देता है। सूर्य से उत्पन्न हो रही बृहत प्रमाण की ऊर्जा जो हो रही है उसका आखिर कारण क्या है, और सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन देता है। क्वेश्चन नंबर है 8 मतलब कि 288, और 288 नंबर नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाभिकीय। नाभिकीय सुन के लोग संलयन विखंडन जिसमें टिक कर ले, लेकिन संलयन आपका राइट आंसर होगा, जो कि बी आपका करेक्ट आंसर एकदम हो जाने वाला है। ओके, एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, मतलब कि 289, 289 राइट, 279 ना, 279 पे। ओके, दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? आपको बताना है। दबाव बढ़ेगा तो तरल पदार्थ का जो क्वथनांक होता है उसमें क्या परिवर्तन होगा? अधिक होगा, कम होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कोई असर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर आखिर देता था कौन है, कि दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का जो क्वथनांक है वो क्या होगा। सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है? दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा, कम होगा, कोई असर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं राइट आंसर दे देता हूँ। दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का जो क्वथनांक होता है वो क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो मैं आपको बता दूं वो होगा अधिक होगा, जो क्या होगा? इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर अपने लास्ट क्वेश्चन, जो कि 10वां नंबर मतलब कि 280वां नंबर ये क्वेश्चन होने वाला है। आज 280 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए, और लगभग 400 क्वेश्चन का टारगेट है। 400, 500 सपोर्ट रहा तो 500 भी हो जाएगा, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? आपको बताना है कि ओजोन गैस का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए दे रखा है पीला नीला रंग का होता है, बी में दे रखा है नारंगी रंग का, सी में दे रखा है हल्का नीला, और डी में दे रखा है कोई रंग नहीं। इसमें नीला हटा लीजिएगा, सिर्फ पीला रहने दीजिए। ओके, पीला रंग, नारंगी रंग, हल्का नीला, कोई रंग नहीं। ओके, चलिए ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? पीला, नारंगी, हल्का नीला या फिर कोई रंग नहीं। सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है देखते हैं। ओके, ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है वो भी बताना है। वो तो होता है O2 होगा कि O3 होगा? बताइए तो, O2 होगा या O3 होगा? बताइए तो कमेंट सेक्शन में। रासायनिक सूत्र जो इसका होता है क्या होता है? O2 होगा कि O3 होगा? ओके, ऑप्शन ए और बी दे रखा है ओजोन गैस के लिए, और इसका रंग जो है आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हल्का नीला, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्का नीला आपका करेक्ट आंसर होगा। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए 100% कारगर होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए। सपना ही है कोस्ट गार्ड में ही जाना है। अब तो एग्ज़ाम डेट भी मैंने क्लियर कर दिया, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, उससे एग्ज़ाम डेट आपको पता चलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सपना है कोस्ट गार्ड में
जाना है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन को प्रेस कीजिए। मतलब कोस्ट गार्ड मतलब परमजीत क्लासेस, आपको इतना याद रखना है और जुड़े रहना है चैनल से। 100% चिल्का जाने में जो आपका बाधा आ रहा है वो उस बाधा को परमजीत क्लासेस के द्वारा हटाया जाता है, इतना आप समझ लीजिए। और ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए, सारा अपडेट वहीं पे मिलते रहता है, क्लासेस वगैरह अपडेट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आस्क कर लीजिएगा। 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके।